नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। आपके साथ मसूर संतेश नियाल बात करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड की अलग अलग विभूतियों से रूबरू करवाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत है जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं। चिपको आंदोलन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जब जो है महिलाओं ने कहा कि आप हमारी जान ले लो लेकिन हम पेड़ नहीं काटने देंगे। ऐसे ही प्रकृति प्रेमी आज जो है वो हमारे साथ हैं, जिन्होंने कि जो है वो प्रकृति को सिर्फ बचाया नहीं है, प्रकृति से प्रेम भी किया है। और उन्होंने सिर्फ प्रकृति के बारे में जितनी जानकारी उनको है, जितना ज्ञान उनको है, मैं नहीं समझता शायद ही जो है वो किसी को होगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो फलों से लेकर फूलों तक जो है वो उनका परफ्यूम बनाने से लेकर साबुन बनाने से लेकर चाहे कितनी इत्र बनाने से लेकर मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्होंने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। जानने का प्रयास उन्हीं से करेंगे कि उन्होंने क्या क्या बनाया है। अभी हाल ही में जो है वो लेवेंडर का पौधा उन्होंने यहाँ पर उगाया है, जो कि जम्मू कश्मीर में होता था। और ऐसे ही कई पौधे जो है वो उनके द्वारा यहाँ पे जो है वो उगाए जाते हैं। साथ के साथ जो है वो प्रकृति में हमारे पास जो है, हम सोचते हैं हमारे पास सिर्फ जंगल है, हमारे पास जंगल नहीं, जंगल में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका उपयोग करके हम अपना निजी जीवन में कई प्रकार की बीमारियों से जो है वो दूरी बनाए रख सकते हैं। कई जो है वो परेशानियों से, कई समस्याओं से, अभी जो है मधुमेह की समस्या सबको होती है, जो है बीपी की समस्या होती है, घुटनों के दर्द की समस्या होती है। तो प्रकृति से ही उन्होंने किस प्रकार से हर चीज़ का समाधान निकालने का प्रयास जो है वो किया है, तो वही आज जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ इतनी हरियाली है, ये हरियाली भी हम आपको दिखाएंगे और इनके द्वारा क्या क्या जो साधन हैं, ये क्या क्या इन्होंने उत्पाद बनाए हैं, साबुन हो, शैम्पू हो, इत्र हो, तेल हो, तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम बात करेंगे डॉक्टर ज्योति मारवा से, जिन्होंने जो है वो यहाँ पर ये इनका पूरा ये अनुसंधान है, जहाँ पे जो है ये इन्होंने सिर्फ ज्ञान लिया ही नहीं है, इन्होंने यहाँ पर म्यूज़ियम भी बनाया है। हिमश्री म्यूज़ियम इसका नाम है, जो कि मसूरी के दुग्गलविला में है। और इन्होंने यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हर किसी के लिए, यहाँ पे आप चारों तरफ जब जाएंगे तो आपको नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे हर जगह जो है वो ज्ञान वितरित किया जा रहा है। इनके द्वारा जो है वो म्यूज़ियम ये बनाया गया है, जहाँ पे कि हर प्रकार की जानकारी हर किसी को उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसी को लेकर बात करेंगे डॉक्टर ज्योति मारवा से कि किस प्रकार का सफ़र रहा है उनका यहाँ तक का। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका। जिस प्रकार से जो है वो आपने ये सब कुछ, ये पूरी विरासत आपने संभाल रखी है, इतने हमने पौधे देखे, यहाँ की आबो हवा में अलग ही एक सुगंध है। सबसे पहले तो कहाँ से ये सफ़र हुआ, कहाँ से ये मोटिवेशन मिला जो आपने ये इतना सब कुछ जो है किया है? अगर हम सोचते हैं तो ये मोटिवेशन हमारा बचपन से ही था और मसूरी से ही था। फिर शादी होने के बाद जब नौकरी की बम्बई में, तब हमने वहाँ पीएचडी किया। उसमें भी हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो लिखे थे, मसूरी से ही प्रोत्साहन लेकर के मैंने सारे रिसर्च पेपर्स लिखे थे। धीरे धीरे वो बढ़ता गया। अरोमा थेरेपी में हम थोड़ा और काम करने लगे। हमारी पीएचडी भी एसेंशियल ऑयल्स पे ही थी। और फिर हमने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद क्यों ना हम मसूरी जाके ही मसूरी के फूल पौधों के साथ काम करें। सो अरोमा थेरेपी तो मैं 40 साल से कर ही रही थी। फिर यहाँ आके मैंने अपने ही फूल उगाए, उन पे ही काम किया, कहीं बाज़ार से कुछ नहीं ख़रीदा। और वो सीजनली जैसे जैसे फूल आते गए उनके साथ हम काम करते गए, और हमारी जो एक्सपीरियंस था वो उसी पे ही निर्भर होता गया और बढ़ता गया धीरे धीरे। कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ देखा है कि आपने सिर्फ यहाँ पे ये बागवानी नहीं की है, आपने सिर्फ यहाँ पे फ्लावर ही नहीं उगाए हैं, बल्कि आपने इनसे उत्पाद भी बनाए हैं। तो इन सब उत्पादों में क्या कुछ गुण हैं और क्या क्या जो है वो आपके द्वारा बनाया जाता है? सीजनली जैसे जैसे फूल आए, मैं ये 5-6 साल से यही काम कर रही थी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग करती थी, उनके बारे में थोड़ी पढ़ाई करती थी, रिसर्च करती थी, और अंडरस्टैंडिंग मेरी बढ़ती गई कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं, बट मैंने जो अपना 35-40 साल काम किया है उसमें मैंने इसकी साइंस पूरी पढ़ ली। और इसके कंपोनेंट्स के बारे में, जो इनके फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो इनके एस्टर्स होते हैं, जो टर्पीन्स होते हैं, जो हीलिंग कंपाउंड्स का काम करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी पे। क्योंकि हमारा जो मसूरी में घर है वो पहाड़ों के बीच में है, जंगलों के पेड़ हैं चारों तरफ। उनके बीच में रहते रहते ही खुद ही हमको लगा कि हमारी जो तबीयत है वो धीरे बेटर होती गई। जो हमें बम्बई में नहीं मिला वो हमें यहाँ मिलता था। इनका जब एक्सपीरियंस मेरा हुआ तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि हर फूल, हर पत्ती, हर जड़ के साथ एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है, फीलिंग ऑफ वेलनेस आती है, वेलबींग होता है।
इस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि जब जैसे जैसे मैं करती गई, पढ़ाई करती गई, इसके बारे में एक्सपीरियंस करती गई, फिर मैंने उत्तराखंड सरकार में अप्लाई किया कि मुझे अरोमा टूरिज़्म सेंटर स्टार्ट करना है यहाँ। मुझे सैंक्शन भी हो गया था MSME का एक यूनिट यहाँ पे, पर कोरोना आ गया तो फिर मेरी बेटियाँ डॉक्टर हैं, उन्होंने मना किया कि किसी को यहाँ रखो मत, जो भी करना है एक इंटरेक्शन से करो, वंस कोरोना इज़ ओवर। इसलिए फिर हमने चेंज करके वो अरोमा टूरिज़्म सेंटर से हम म्यूज़ियम पे आ गए। फिर हमने सोचा इसका जो हमें एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को हम दूसरों के साथ शेयर करें। मसूरी फॉरेस्ट डिवीज़न के साथ जब कोरोना का पीरियड था, हमने रूरल एरियाज़ में, आसपास के मसूरी के जो एरियाज़ हैं, बंगलों की कांडी है, नैनबाग है, इधर उधर हमने थोड़ा काम, कपलानी है, यहाँ पे हमने काफ़ी काम किया लोगों के साथ। उनको इनफैक्ट ये फूल पौधों के बारे में समझाया, औरतों को जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे उनको साबुन बनाना सिखाया, जिससे कि जो मुझे आता है मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं। आपने जो है वो यहाँ पे म्यूज़ियम के माध्यम से भी यहाँ पे इत्र बना रखे हैं, यहाँ पे जो है वो परफ्यूम्स बना रखे हैं, यहाँ पे साबुन बना रखे हैं। तो आपने भी एक मतलब कि बागवानी करने के साथ साथ, ये फ्लावर उगाने के साथ साथ जो है आपने अखरोट उगा रखे हैं, आपने यहाँ पे सभी प्रकार की चीज़ें जो है वो बना रखी है। तो कहीं ना कहीं आगामी पीढ़ी को जो है वो आप एक बहुत अच्छा एक ज्ञानवर्धक जो है वो चीज़ दे के जा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि मेरा ध्येय ये है कि मैं बच्चों तक ज़्यादा ये चीज़ पहुँचा पाऊँ, क्योंकि उन्होंने आगे पूरा भविष्य है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? क्या है कि ये जो सिंथेटिक कंपाउंड्स और ये जो सिंथेटिक ड्रिंक्स बच्चे पीते हैं बाज़ार में, ये हार्मफुल हैं, सबको पता है, मतलब ये बोलना एक अंडरस्टेटमेंट है। सो उसके लिए हम बच्चों को क्या सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ हम एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर आइटम्स इन प्लांट से नहीं बनते, इनसे इंजेक्शन की भी चीज़ें बनती हैं। तो कोरोना टाइम वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंशियल टाइम, मतलब और तो कुछ हो नहीं रहा था, तो इन्हीं पेड़ पौधों के साथ मैंने काम किया। फिर शरबत बनाए, जैम बनाए, चूरन बनाए। इतना बढ़िया एक एक्सपीरियंस ये रहा कि बुरांस के शरबत निकालने के बाद जो बुरांस का फाइबर बचता है उसके अंदर मैंने बोर्नविटा मिलाया और उनके लिए कैंडी बना दी, क्योंकि बच्चे फिर खाएंगे, अदरवाइज़ उनको ऐसे बुरांस आप बोलोगे तो खाने वाले नहीं है। बट जब उसको हमने कैंडी बना ली, बच्चों के साथ वो बहुत बहुत पॉपुलर है, बच्चों को अच्छी लगती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आप एक्सपीरियंशियल अपने एक्सपीरियंस से बनाओगे एंड रीच आउट टू द पीपल एज नेचुरल प्रोडक्ट्स, और कोरोना के बाद ये तो चाहिए ही है। परफ्यूम में ये हुआ है कि ग्रेजुअली मैं परफ्यूम में इसलिए शिफ्ट हो गई क्योंकि एरोसोल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो तो एक तो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, सबको मालूम है। दूसरा, कोरोना से हमारे लंग्स हो गए हैं वीक, और जब वो हम अपने ऊपर स्प्रे करते हैं, एरोसोल्स डालते हैं, तो हम उसको इन्हेल भी करते हैं, और इन्हेल करने में ऑटोमेटिकली हमारे लंग्स उस पर जाके वो इफ़ेक्ट करता है। तो क्यों ना जब जो ट्रेडिशनल इंडियन परफ्यूमरी है इत्र की, अतर की, क्यों ना हम उसको शिफ्ट करें और उसमें हम कंबाइन करें जो हमारे पहाड़ों की, जंगलों के अरोमाज़ हैं। इतने प्यारे प्यारे सुंदर अरोमाज़ हैं। हिमालयन मस्क रोज़ लो एज एन एग्ज़ाम्पल, इतना फ्रेग्रेंट है, इतना बढ़िया है कि अगर उसको हम कैप्चर करते हैं चंदन के बेस के ऊपर, यू विल फाइंड कि इट इज़ अ ब्यूटिफुल सप्लीमेंट टू एनी जो भी परफ्यूम आपको बाज़ार में मिलता है उसके बराबर। अगर हम ग्रो करते हैं, लैवेंडर ग्रो करते हैं, कैमोमाइल करते हैं, दमस्क रोज़ है, दीज कैन ग्रो इन दिस, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे यहाँ के हैं बढ़िया उगते हैं, इनको हम कंबाइन करें, अतर में बनाएं और नेचुरल परफ्यूम हम बच्चों को सिखाएं, क्योंकि जब बड़े यूज़ करते हैं तो बच्चे भी वही यूज़ करना चाहते हैं। अब उनकी एज छोटी है, फ्रेजाइल हैं, और आजकल ये बच्चे सारे कोरोना के बच्चे हैं, इनको हम लोग लेबल कर देते हैं। तो इनको अगर हम और वीक करेंगे ये चीज़ों से, तो नेचुरली इट इज़ गोइंग टू बी इन द लॉन्ग रन उनके लिए हार्मफुल है। सो वी हैव टू एज पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट दिस डिसकंटिन्यू करो ये प्रैक्टिसेस, और उसके अल्टरनेटिव में बेटर सॉल्यूशंस हैं जो सस्टेनेबल हैं, जो पोस्टेरिटी के लिए हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उससे बेटर गेन कर सकती हैं। ये मेरा मकसद है, एंड ये म्यूज़ियम से भी मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि ये मैसेज बच्चों तक भी ले जाऊँ, जिससे कि ये नहीं कि पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं, अब बच्चे पेरेंट्स को सिखाएं तो वो ज़्यादा बेटर। तो जिस प्रकार से आपने यहाँ पे जो है बात करी कि आज जो है वो हम बच्चों को जूसेस नहीं जहर दे रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति जो है वो प्रकृति के विरुद्ध जाकर जिस प्रकार से केमिकल वाले जूस पी रहे हैं, केमिकल वाली कैंडी खा रहे हैं, तो हमारे प्रकृति के आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका इस्तेमाल करके जो है वो हम बच्चों को परोस सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा शिक्षित होना होगा। आपका पूरा अनुभव जो है वो अब तक का कैसा रहा है? लोग चाहते तो हैं कि उनको नेचुरल चीज़ें मिलें, पर
आदत इतनी पड़ गई है उनको कि हर चीज़ उनको लाउड चाहिए, चाहे वो फ्लेवर हो खाने में वो लाउड चाहिए, फ्रेगरेंस हो, कॉस्मेटिक्स में, पर्सनल केयर आइटम्स में, परफ्यूम्स में उनको लाउड चाहिए। अब ये लाउड एक्सपीरियंस, या फिर गाने सुनने हैं वो भी लाउड सुनने हैं, बातें करनी है वो भी लाउड करनी है। मतलब एक लाइफस्टाइल ही इतना लाउड का हो गया है कि हर चीज़ जो है उनको एक्सपीरियंस तभी होती है जब वो बहुत लाउड रहती है। ज़्यादा स्मेल, ज़्यादा फ्लेवर, थोड़े में उनको संतुष्टि नहीं होती है। अब ये है जो चीज़ें नेचुरल आती हैं, इनकी इतनी लाउड स्मेल्स नहीं होती है, इनके इतने लाउड फ्लेवर्स नहीं होते जब तक आप उनके अंदर कोई एक कंपाउंड ना डालो जो सिंथेटिकली डिज़ाइंड है। सो लोगों की कहना एक मतलब एक पैराडॉक्स जैसा है कि बोलते कुछ हैं और जब उनको प्रैक्टिस करनी होती है तो उनको कुछ और चाहिए होता है। पर धीरे धीरे मैं ये देख रही हूँ कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज करते हैं। इसीलिए लोग मुझे पूछते हैं जो आप चीज़ें डिज़ाइन कर रही हैं आप माल रोड पे क्यों नहीं रखती हैं एक दुकान। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। जब तक ये जो मेरी चीज़ें हैं ये अलग तरीके की है, जब तक इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। तो अगर मैंने परफ्यूम बनाया उसमें लाउड स्मेल नहीं है, दे विल नॉट अप्रिशिएट, दे विल से अरे इतना महंगा बेचा और इसमें है क्या। बट उनको समझ नहीं आया जब उन्होंने उसको स्किन पे लगाया है तो उनको उसके फ़ायदे क्या हैं। इसलिए जब वो यहाँ आते हैं उनको पहले मैं समझाती हूँ और समझाने के बाद जब उनको देती हूँ तो वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो एक अलग तरीक़े का एक्सपीरियंस होता है। तो ये जब तक लोग खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं अप्लाई करेंगे, बच्चे इसके बारे में सीखेंगे नहीं। और टाइम अब बहुत लेट हो चुका है, टाइम आ गया है कि ये एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। तो म्यूज़ियम के माध्यम से मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि ये मैसेज मैं लोगों तक लेके जाऊँ। हाल ही में जो है वो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ये फंक्शन किया गया था, यहाँ पे FRIKS जो है वो साइंटिस्ट भी यहाँ पे आए थे, कई सारे लोग भारत से भी आए थे। तो कैसा अनुभव रहा उस कार्यक्रम? ये एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने बहुत 4-5-6 महीने से मैं सोच रही थी कि जब तक लोग बोलते तो थे, बहुत लोग आते थे, मैंने कहीं पब्लिसिटी नहीं की, फिर भी कहीं से सुन के लोग हमारे सेंटर पे आते थे और खुश होते थे। कैमोमाइल की चाय ले जाते थे, बुरांश की चाय ले जाते थे, मतलब देवर वो यही बोलते थे कि हमको चाहिए ये चीज़ पर हमें मिलती नहीं, हमें मालूम नहीं कहाँ से मिले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर एक सिस्टम ही बना दें जिसमें मुझे अलग अलग एक को एक्सप्लेन ना करना पड़े, और वो जब सिस्टम में घुसेंगे तो उनको अपने आप ही यहाँ से सिस्टम पूरा बोलेगा। जितनी गैलरीज़ बनाएंगे वो गैलरीज़ ही उनको बताएंगी सब कुछ। और हम ये एक्सपीरियंशियल गैलरीज़ बना रहे हैं जो ऑडियो विजुअल के साथ में हैं। सो वेदर उनको स्मेल करना है कि ये एक एसेंशियल ऑयल कैसे स्मेल करता है, लैवेंडर का या हिमालयन मस्क रोज़ का या कैमोमाइल का, तो वो वहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एक गैलरी रहेगी इस चीज़ की। और बहुत पेड़ है, मतलब अगर हम मेरा तो एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा है 5-6 साल में। कोरोना टाइम पे भी मेरे को बहुत टाइम मिला इन पेड़ पौधों के साथ काम करने में, जो मैंने इतने साल नहीं किया। मतलब ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास नियरली 70 साल से है, पर वो एक्सपीरियंस अलग था। और ये जब 5 साल में पूरा का पूरा इसमें डूब गई थी, ये मेरा एक्सपीरियंस एकदम अलग रहा है। अखरोट के छिलके के साथ काम करना एक अलग ही बात थी, गुलाब के साथ उसका गुलकंद बनाना, बुरांश के साथ बुरांश कंद बनाना, ये एक्सपीरियंस सब एकदम अलग थे। और इस एक्सपीरियंस से फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। और ये चीज़ें मैं फिर लोगों तक पहुंचाने में मैंने ये सोचा कि मैं ले ही जाऊं, इनकी पैकेजिंग अच्छे से करूं। और मेरी पैकेजिंग बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती, मैं एकदम सिंपल पैकेजिंग करती हूं। बट मेरा फोकस, अनलाइक द मार्केट, मेरा फोकस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा था कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रही है वो नेचुरल होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए, वेलबींग में, वेलनेस में, एंड लोगों तक पहुँचते में म्यूज़ियम के सहारा लूँगी उसमें मैं। आज आपके माध्यम से, आपकी गैलरी के माध्यम से हमें पता चला, हमें पता नहीं था। मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि जो पूर्व में यहाँ पर DFO रह चुकी हैं कहकशां नसीम, उनके द्वारा यहाँ पर कई चित्र जो है वो बनाए गए हैं, और वो भी नेचुरल प्रोसेस से। तो बड़ा ही जी एक्चुअली ये GEF है, जो GEF 6 करके है, आई थिंक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरियल फंड करके है। तो ये कहकशां नसीम मैम के साथ में कांटेक्ट में थे, और फिर कहकशां मैम ने मुझे बोला कि उनसे कांटेक्ट करिए और थोड़ा भीमल के बारे में पता करिए कि वो क्राफ्ट से कितनी बढ़िया पेंटिंग्स बन रही हैं। फिर मैंने डॉक्टर सिद्धार्थ से कांटेक्ट किया, उनका नंबर उन्होंने मुझे दिया, एंड मैं पौड़ी गई। और एक गांव है रामजी वाला, वहाँ की औरतें और वहाँ की जो प्रधान अंजू शुक्ला हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। वो खुद भी ये क्राफ्ट करती हैं। तो सब ने मिल के मेरे लिए 12 पेंटिंग्स करके दी, उसी बुक से हमारी जिसकी पेंटिंग कहकशां मैम ने की हैं।
और उस पेंटिंग को हमने उनके इस क्राफ्ट के साथ पिक्चर गैलरी में डाला है। तो वो बहुत सुंदर एक एक्सपीरियंस लोगों का रहेगा कि एक फॉडर ट्री है विमल, उससे ये टिश्यू निकला है, उससे ये क्राफ्ट बना है, उससे ये हमने पेंटिंग बनाई है। और वो पेंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक हमने हाथ से बनी हुई पेंटिंग कहकशा मैम की उसके साथ में लगाई है और उसके बारे में लिखा है हमने। जिस प्रकार से हमने देखा कि आपने सारा कुछ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लोर कर रखा है। हमारे पहाड़ में बहुत कुछ है, हमारे जंगलों में बहुत कुछ है, लेकिन समस्या है अवेयरनेस की, जागरूकता की। लोगों को पता ही नहीं कि इस पौधे का यूज़ कैसे होना है। आप जो कह रहे हैं कि सड़कों पे जो है वो उनके फल गिरे होते हैं या वो जो है वो हर साल फल निकलते हैं, लेकिन उसका जो है वो वेस्ट होता है। तो उसको सही तरीके से यूज़ कैसे किया जाए, तो इसके लिए किस प्रकार से जो है वो आप लोगों को अवेयर कर रही हैं? इसी मकसद से मैंने म्यूज़ियम खोला है कि जब वो यहाँ आएंगे, हमने अगर उनको कुज्जा के बारे में बताया, आपको जान के खुशी होगी कि ग्लेनमार्क वालों का एक कंपटीशन हुआ था 2 साल पहले, जब कोरोना आई थिंक कोरोना को सेकेंड लॉकडाउन था, तब ऑनलाइन हमारा एक उन्होंने हमसे बोला था कि अपना कुछ भी आप पौष्टिक रसोई के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं नेचर में वो आप लोगों को बताइए। तो हमने अपना कुज्जा का एक चूर्ण बनाया और उसकी हमने वीडियो उनको भेजी और हमारे एनजीओ को सेकंड प्राइज़ मिला था इसमें। तो कुज्जा का चूर्ण करके वो लोग बड़े खुश हुए थे सुन के ये कुज्जा क्या है, और हमारे पास कुज्जा है और हमको उसकी वैल्यू नहीं है। तो हमने ये सोचा कि हर साल वो फूल, एक तो फूल अपने में ही इतने सुंदर हैं और उसका जो बीज बनता है उस बीज को हम लोग बोलते हैं रोज़िप, और उस बीज के अंदर होता है ओमेगा 3, 6, 9 सब कुछ, और इतना लोडेड है विटामिन सी से कि अगर हम उसको खाएं तो हमने उसको तो हमको बेनिफिट ही होने वाला है, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो हमने उसको पल्वराइज़ किया, पीसा, और उसको हमने अपने पहले तो रोटियां बनाई, आटे में डाला, फिर हमने उसके पाउडर को हमने स्मूदी में डाला और उसका शरबत पिया। फिर हमने उसको थोड़ा ठंडे दूध में भी डाला, गर्म में नहीं डाल सकते क्योंकि विटामिन सी से दूध फटता है। फिर हमने उसको ठंडे दूध में लिया और फिर हमने देखा कि उसकी अगर हम गोलियां बनाते हैं, थोड़ा गुड़ ले लिया, थोड़ा 2-4 और आटे ले लिए, जैसे रागी का आटा ले लिया, और इन सब चीज़ों के साथ मिक्स करके हमने उसके लड्डू बना लिए। तो हमने ये देखा तो ये बच्चे भी खुशी से खाते क्योंकि खट्टा खट्टा बनता है, वो खट्टा मीठा हो जाता है। तो इतनी बढ़िया चीज़ है, इतनी हेल्पफुल है, मेडिसिनल है, एंड इनफैक्ट इम्यूनिटी बढ़ाती है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो वेस्ट करने के बजाय उसको उठाओ, हार्वेस्ट करो। आप पेड़ को तो नुकसान नहीं कर रहे हो। मतलब आप भालू की अगर स्टोरी यहाँ देखो, भालू जब खाता है उसको काफल अच्छी लगती है। आप अगर कभी भालू को देखोगे पेड़ की डाली पे बैठा हुआ, इतने प्यार से बैठता है डाली पे और एक एक फल को उठा उठा के ऐसे अपने मुंह में डालता है। उसको मालूम है कि डाली नहीं टूटनी चाहिए, उसको पकड़ के लेट के आराम से खाता है। तो अगर उसको पेड़ की वैल्यू है कि इस पेड़ से मुझे खाना मिल रहा है, तो हमको भी वैल्यू है कि हम भी इसको प्यार से हार्वेस्ट करें, इसको यूज़ करें, कंज्यूम करें और खाएं। इसका फेस पैक कितना बढ़िया बनता है इसी रोज़िप का, कुज्जा का। तो दुनिया को तो कुज्जा के बारे में मालूम नहीं है, पर हमको पहाड़ों में तो मालूम है। तो हम अगर इसका इनफैक्ट मैं तेल भूल रही हूँ, इसका जो रोज़िप का ऑयल निकलता है, इट्स अ वेजिटेबल ऑयल, इट्स नॉट अ एसेंशियल ऑयल, सीड से जो निकल रहा है वो स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। सो इट वर्क्स रिमार्केबल है। मतलब वेस्ट में तो ये लोग कितना रोज़िप का ऑयल यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ हमने अभी तक प्रमोट ही नहीं किया। टाइम आ गया, ये सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी ही चाहिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर ज्योति मारवा, जिन्होंने जो है वो सारा कुछ आपको बताया किस प्रकार से प्रकृति ने हमें क्या कुछ दिया है, आवश्यकता है इसको जानने की और समझने की। जिस प्रकार से इन्होंने जैम, ऑयल, जितना भी जो है वो साबुन, शैम्पू, सभी प्रकार की चीज़ें जो है वो इन्हीं प्राकृतिक स्रोतों से बनाई हैं और ये आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं है। जिस प्रकार से आजकल के बच्चे हम जो है चिप्स, कुरकुरा, नमकीन और लॉलीपॉप, कई सारी चीज़, चॉकलेट, इनमें जो है वो हम अपने बच्चों के दांत ख़राब कर रहे हैं, इनकी सेहत ख़राब कर रहे हैं। तो अगर हम इन प्राकृतिक चीज़ों के बारे में समझ पाए और अपने बच्चों को समझा पाए तो इससे क्या होगा कि हमारा भी फ्यूचर सिक्योर होगा और हमारे बच्चों का भी जो है वो फ्यूचर सिक्योर होगा कहीं ना कहीं। और जिस प्रकार से अंतिम दौर में जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है आवश्यकता है पेड़ों को बचाने की, क्योंकि जंगल से हम चीज़ें तभी ले पाएंगे जब जंगल होंगे। आवश्यकता है जंगल को बचाने की। जिस प्रकार से आज मसूरी में लगातार चारों तरफ जो है वो जंगल काटे जा रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। किसी को पेड़ काटने की परमिशन मिलती है तो पेड़ कट जाते हैं, नहीं काटने की परमिशन मिलती तो कीले मार के और केमिकल डाल के उसको जो है वो सड़ाया और गलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से लगातार कुछ ऐसे भी तत्व हैं कि जो इस प्रकृति को जो है वो लगातार हानि पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें सोचना ये होगा कि पैसों के लालच में हम ये कंक्रीट का जंगल तो खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आने वाले बच्चों को क्या भविष्य दे रहे हैं। जिस प्रकार से पहले हम सुनते थे कि राजपुर तक
देहरादून जो है वो बर्फ़ पड़ा करती थी, लेकिन आज जो है वो मसूरी में भी बहुत कम बर्फ़ पड़ने लगी है। और मुझे लगता है कि आगामी लगातार इसी प्रकार कंक्रीट के जंगल अगर बनते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब जो है मसूरी वालों को भी जो है वो केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है वो बर्फ़ को देखने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने मसूरी में उमस कभी नहीं महसूस करी, मैंने मसूरी में मक्खियाँ कभी नहीं देखी, लेकिन ये साल ऐसा आया है कि जहाँ पे जो है वो मक्खियाँ भी पैदा हो रही है, साथ के साथ जो है वो यहाँ पे सीविर बह रहे हैं, साथ के साथ यहाँ पे जो है वो कई और समस्याएं, उमस हो रही है। हम जो है वो हमेशा जैकेट पहन के रहते थे, हम कहते थे कि 12 मास हम जैकेट पहन के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडा इतना हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, और अगर यहाँ पर जो है आप लोग जागरूक नहीं हुए तो एक चीज़ निश्चित है कि आप यहाँ पे कंक्रीट के जंगल तो खड़े कर लेंगे, लेकिन आप अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कई बीमारियों को आप न्योता दे रहे हैं, तो जागरूक हो जाइए। ये जागरूकता मेरे लिए नहीं, ये जागरूकता आपके लिए है। आपका अगर जो है वो यहाँ पे अधिकार है तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, उन कर्तव्यों को भी आपको जो है जानने की आवश्यकता है। तो हमने प्रयास किया कि हम आपको जो है वो मिलाते रहें शख्सियतों से जो कि लगातार पर्यावरण को लेकर बहुत ही उम्दा जो है वो कार्य कर रहे हैं। इनकी जो भी इनकी कहानी, जो भी इन्होंने किया है, ये वाकई में बहुत प्रेरणादायक है, और हम सबको इनसे प्रेरणा लेकर कुछ अच्छे कार्य हमेशा हर साल जो है वो 10 पेड़ तो कम से कम जो है वो लगाने चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि वो पेड़ जो है वो आपका भी साथ देंगे, आपके बच्चों का भी साथ देंगे, और आपके आने वाले जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी उनके साथ भी जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नीतीश हुनिया।